आज के अपने हम इस वीडियो में जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे कि जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। हमने पिछली वीडियो में स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी पर डिस्कशन किया था। पहला था स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी और दूसरा था जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी केवल जड़त्वीय फ्रेम पर लागू होती है, जबकि जनरल रिलेटिविटी थ्योरी अजड़त्वीय फ्रेम पर लागू होती है। हम जानते हैं कि द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जड़त्वीय द्रव्यमान और नंबर दो, गुरुत्वीय द्रव्यमान। यहाँ पर दोनों द्रव्यमान एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। इस स्थिति में यहाँ पर स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में विभेद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि गति और गुरुत्वाकर्षण गति का अध्ययन गति विज्ञान में के अंतर्गत किया जाता है और गति जो है वो बिना ऊर्जा के संभव नहीं हो सकती है, जो कि न्यूटन भौतिकी का भी एक आधार है और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी न्यूटन के ही द्वारा दिया गया। जबकि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन ने यह प्रतिपादित किया कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और उन्होंने यह फार्मूला दिया, F बराबर G(m1 m2) अपान r²। यदि m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जहां पर G जो है ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसी प्रकार से गति में भी द्रव्यमान निहित है। इसका तात्पर्य यह है कि गति और गुरुत्वाकर्षण दोनों में द्रव्यमान निहित है और यह एक स्वतंत्र राशि नहीं हो सकती। अतः दोनों में समानता, एकरूपता को प्रदर्शित करने के लिए जो है न्यूटन की भौतिकी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की उत्पत्ति हुई। हम जानते हैं कि गति के अंतर्गत यदि
यम द्रव्यमान की वस्तु पर यह बल आरोपित करने से यदि ए त्वरण के अंतर्गत वह गतिशील हो जाती है तो F इज इक्वल टू यम ए, जहाँ F समानुपाती यम और जबकि यम ए रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि वस्तु बड़ी है और उसमें अधिक त्वरण उत्पन्न करना है तो अधिक बल की आवश्यकता होगी, जबकि यदि वस्तु कम द्रव्यमान की है और उतना ही त्वरण उत्पन्न करना है तो हमें कम बल की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ न्यूटन का नियम F बराबर G(m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो यदि इसमें से कोई एक पिंड पृथ्वी हो तो F बराबर G(m(e)m अपान r(e) स्क्वायर, जहाँ r(e) पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी है, यमी पृथ्वी का द्रव्यमान और यम जो है इस पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का द्रव्यमान है। किसी भी वस्तु में गति जो है वो बिना ऊर्जा के संपन्न नहीं हो सकती, और जैसे जैसे यदि वस्तु में ऊर्जा बढ़ाई जाती है तो वस्तु की गति बढ़ती जाएगी। परंतु विशिष्ट सापेक्षिकता सिद्धांत में हमने ये चर्चा किया था कि जो प्रकाश की गति है वो नियत है। नियत अर्थात जो प्रकाश है उसकी चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रत्येक स्थिति में, किसी भी स्थिति में उसकी चाल को बदला नहीं जा सकता है। परंतु ये तथ्य है कि जैसे जैसे किसी वस्तु को ऊर्जा दिया जाता है उसका वेग बढ़ता जाता है, लेकिन उसको इतनी अधिक ऊर्जा भी नहीं दी जा सकती कि उसका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा। प्रकाश के वेग के बराबर करने का तात्पर्य है कि उसको अनंत ऊर्जा देना, और अनंत ऊर्जा का सृजन हम नहीं कर सकते हैं और यह प्रकृति के विरुद्ध भी होगा। अतः गति और गुरुत्वाकर्षण के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि जब किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसी के अनुपात में उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है, जो कि हम निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर m0 अपान √1 - b² अपान c², जहाँ यम प्रेक्षित द्रव्यमान, m0 विराम द्रव्यमान, b वस्तु का वेग, तथा c प्रकाश का वेग।
इस प्रकार से वस्तु का वेग बढ़ने से उसका द्रव्यमान भी बढ़ने लगता है। अतः किसी वस्तु को प्रकाश के वेग तक कभी भी त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान अनंत होगा, जो कि ये असंभव है। विज्ञान का यह मूल गुण है जो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, जबकि आइंस्टीन ने यह सत्यापित किया कि जो द्रव्यमान है वह ऊर्जा में परिवर्तनीय है, और उन्होंने एक व्यापक समीकरण दिया जिसे आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण कहते हैं, E बराबर mc², जहां m क्षय द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग है। अर्थात यदि किसी वस्तु से जो द्रव्यमान निकलता है, क्षय होता है, वह प्रकाश से गुणित होकर के ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तनीय है।